हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बिल्कुल घबराना नहीं है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। होता क्या है कि इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल पे पूछे जाते हैं। जैसे कि नॉन इक्वेशन होगी, नॉन इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप बोर्ड्स की बात करते हैं चाहे आप कंपटीशन की बात करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिसिस जब होता है तो वहां पर क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं और बच्चे डायरेक्टली ना इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह की गलती नहीं करते हैं। कुछ लोगों को जिनको ये चैप्टर जो डिफिकल्ट लगता है वो भी इसी वजह से लगता है क्योंकि वो इन दो ही टॉपिक्स को पढ़ के जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ के जाते हैं। तो इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अगर आपको क्लियर हो गए तो चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह का आ जाए आप कर सकते हो, किसी तरह की कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ चैप्टर के अंदर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहली चीज तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो रहती है वो क्या होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस रहती है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर आते हैं सेल्स, और सेल्स के दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज कर लेंगे। कहाँ यूज करेंगे? जैसे मोबाइल के रिमोट में यूज कर लेंगे, जो हमारे पास पहले रेडियो होते थे उनके अंदर यूज करते थे। घड़ी जो होती है, जो आपकी क्लॉक्स होती है, वॉल क्लॉक जो होती है, उसके अंदर भी क्या होते हैं? सेल डाले जाते हैं। तो वो भी क्या होते हैं? वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। किस तरह वो काम करते हैं, क्या उनका कंस्ट्रक्शन होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल भी बोला जाता है। रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका आगे हर जगह पे यूज होता है। नॉन इक्वेशन के अंदर इसका खूब यूज आता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो वहां पर फिर आपको नॉन इक्वेशन के अंदर दिक्कत होने वाली है। क्लियर? तो जो रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नॉन इक्वेशन जो हो जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और किस तरह सोल्व करता है लोग एंटी लोग जो है उनको कैसे सोल्व करना है वो सारी चीजें आपको क्लियर कराई जाएंगी। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पहले तो आता है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है वो क्या होता है, उसके लॉज क्या क्या है, और जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। प्रिडिक्ट करना आता है कि ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आएंगी। इसके अलावा आपको कुछ एक एग्जांपल्स भी आते हैं कि ड्राई सेल के कुछ एग्जांपल आ रहे हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी बैटरीज आती है, रिचार्जेबल जो बैटरीज आती है, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। और जो सेकंड जो पार्ट रहेगा इस चैप्टर का वो आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होती है इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर किस तरह से होती है, मेटल्स के अंदर किस तरह से होती है। तो मेटल वाला तो फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते ही हो, 10th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा आपने। और जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके अंदर कंडक्टेंस किस तरह से होती है, इनकी मोलर कंडक्टेंस हम पढ़ेंगे। और एक लॉ आता है कोलरोश लॉ, उस कोलरोश लॉ से हम बताते हैं कि आपको अगर भाई आयंस की इंडिपेंडेंट ये मोलर कंडक्टेंस दे रखी है तो आप सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है सबसे पहली चीज तो वो क्लियर हो जानी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं और सेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। करें स्टार्ट? ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो आती है वो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। देखो नाम के अंदर इसका मतलब छुपा हुआ है। क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? मैं बोलता हूं दो वर्ड से मिलकर बनी हुई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप इसको बोल सकते हो। मैंने इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया है। और केमिस्ट्री जो रहती है उसका तो मतलब आपको पता ही है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या उनकी कंपोजिशन में चेंज आ रहे हैं जब कुछ केमिकल चेंज होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। तो देखो दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एक चीज तो ये कि इलेक्ट्रिसिटी और जो केमिस्ट्री इनका रिलेशन क्या है। रिलेशन होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन कैसे करा सकते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करा सकते हैं। इन दोनों को, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके केमिस्ट्री आप देखना चाहते हैं किसी रिएक्शन के अंदर, या केमिस्ट्री की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराना चाहते हैं सो दैट उसको डेली लाइफ के अंदर यूज किया जा सके। इसी चीज को, इस रिलेशनशिप को, इस स्टडी को ही बोला जा रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्लियर हो गया ना कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का रिलेशन सेटअप करने की कोशिश करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। क्लियर? अब देखो हमें करना क्या है, इस
चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले किस बारे में पढ़ रहे हैं? सेल। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास की फिजिक्स के अंदर, सेल एक डिवाइस होता है जो क्या करता है भाई, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। लेकिन वो जो डेफिनेशन है वो अधूरी है कहीं ना कहीं। कैसे अधूरी है? अभी मैंने बताया कि हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, अभी लिखा था मैंने, आपको पता भी चल गया होगा कि सेल जो रहते हैं वो दो तरह के रहते हैं। सेल कितनी तरह के रहेंगे? दो तरह के रहेंगे। पहला रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल। पहला क्या रहेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल। यानी कि हम क्या करते हैं, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहे हैं, दूसरे जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? वो रहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस जो है उनको इनके सामने लिख रहा हूं मैं। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। पता चल गया? इस तरह के सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो रही होगी जिसकी वजह से क्या बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराते हैं। हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी इनिशिएट्स या स्टार्ट्स, ठीक है, ए केमिकल रिएक्शन। डिफरेंस समझ में आ गया? क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही थी, उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, मतलब उसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो इस तरह की रिएक्शन जहां जिस बर्तन के अंदर हो रही है, जिस सेल के अंदर हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहे हैं। और अगर किसी सेल में आपने कोई केमिकल रिएक्शन ले रखा है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा है, आपने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, वो रिएक्ट कर गया, तो वो सेल जो होगा बोला जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है? दोनों का मतलब क्लियर हो गया? तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक जनरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सबसे पहले बनाए गए थे वो किस तरह बनाए गए, कहां से उसका आइडिया आया, सबसे पहले इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखो भाई, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी कि अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन नेल्स को रख दिया जाए, जिंक के वेसल, जिंक की चीजों को रख दिया जाए, जिंक के ग्रेन्यूल्स को रख दिया जाए, तो क्या होगा? इस तरह से मैंने एक वेसल लिया और इसके अंदर फिल कर लिया क्या? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कैसे कलर का होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का। कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, 10th क्लास के अंदर इक्वेशन पढ़ी होगी आप लोगों ने। और जब इसके अंदर आयरन नेल्स डाल दी जाती है तो क्या होता है? तो होता ये है कि आयरन नेल जो रहती है उनके ऊपर एक रेड कलर की लेयर आ जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो हमारा सॉल्यूशन था ये अब ब्लू नहीं रहता, इसका कलर कैसा हो जाता है? फेड हो जाता है। साथ साथ अगर आप इस रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को नोट करने की कोशिश करेंगे तो टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको टेम्परेचर का इंक्रीज देखना है तो आप यहाँ पर जिंक की नेल्स या जिंक की जो रोड होती है वो आप इसके अंदर डिप करा दीजिए। ये मैंने यहाँ पर जिंक की रोड को यहाँ पे क्या करा दिया? डिप करा दिया। ठीक है, जिंक जो होता है सिल्वर ग्रे कलर का मेटल होती है, तो जिंक की मेटल अगर आप डिप कराते हो तो भी वही चीज होती है। इस जिंक की लेयर, इस जिंक के इस रोड के ऊपर आ जाती है रेड कलर की लेयर। कैसी कलर की लेयर आ जाती है? यहाँ पर एक रेड कलर की लेयर इसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, साथ साथ ये जो जिंक की रोड होती है धीरे धीरे कटने लग जाती है, इसका मास कम हो जाता है और सॉल्यूशन का कलर ब्लू नहीं रहता। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ओवरऑल हुआ क्या कि जब भाई इस तरह से आप एक सेटअप में आप एक सॉल्यूशन लेके चल रहे हो, मेटल लेके चल रहे हो, इसमें कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रही है। जब देखा गया तो पाया गया कि ये जो रिएक्शन है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसके अंदर में रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, यानी किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी चीज का रिडक्शन हो रहा है। ऐसे लिख सकता हूं इस इक्वेशन को। देखो मैं लिखता हूं, फॉर एग्जांपल जिंक वाली हम लेके चल रहे हैं, जिंक लेके चल रहे थे, इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट से करा दी एक्वस सॉल्यूशन से, तो क्या बन गया? ZnSO4 सॉल्यूशन बन जाता है एक्वस, एंड कॉपर मेटल जो रहती है वो सॉलिड स्टेट के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। इस रिएक्शन के अंदर हमें पता है कि जिंक जो रहता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, कॉपर जो रहता है उसका क्या होता है? उसका रिडक्शन हो जाता है। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से ही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है कि नहीं होती है? तो हम बोल रहे हैं कि अगर इस केस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का भी फ्लो हो रहा है। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हमें क्या करना है भाई? अभी जो हीट एनर्जी निकली थी वो एनर्जी जो निकल रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में ही हमें इकट्ठा करना है। देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो हो रहा है, लेकिन एनर्जी जो रिलीज होती है किस फॉर्म में निकल रही है? हीट की फॉर्म में। टेम्परेचर बढ़ रहा था इसका, तो हम बोल रहे हैं कि इस रिएक्शन के अंदर मैं साइड में लिख सकता हूं प्लस हीट,
और इस रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी। अगर इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कितनी बढ़िया बात होगी, है कि नहीं। इलेक्ट्रिकल अब एनर्जी का तो क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस चीज को करने के लिए फिर हमने क्या किया, एक सेल बनाया। क्या बनाया हमने, एक सेल बनाया। किस तरह से सेल बनाया गया वो देखो। सबसे पहला जो सेल बनाया गया था वो किसने बनाया था, अलेसांद्रो वोल्टा ने बनाया था। किसने बनाया था, अलेसांद्रो वोल्टा ने बनाया था। उसने क्या किया, उसने एक बीकर लिया इस तरह से, एक ही बीकर ले लिया और इसमें दो कंपार्टमेंट बना दिए। इसमें क्या कर दिया भाई, दो कंपार्टमेंट बना दिए। ठीक है, ऐसे दिख जाएगा ना, ये बस समझ में आना चाहिए आपको। एक कंपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा कंपार्टमेंट ये हो गया। एक कंपार्टमेंट के अंदर उसने फिल कर लिया ZnSO4 सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4। ठीक है, कैसा कलर का होता है ये जो रहता है कलरलेस रहता है। कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। दूसरी साइड में उसने फिल कर लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इस साइड लिख देता हूं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस। ठीक है, इसके बाद जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर उसने डिप कर दी जिंक की रोड। यहां पे उसने डिप कर दी जिंक की रोड और यहां पे डिप कर दी कॉपर की रोड। यहां पर कॉपर की सॉल्यूशन के अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर कॉपर की रोड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक की रोड सॉलिड स्टेट में, और इनको इस तरह से ऐड कर दिया यहां पे। ठीक है, वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। बीच में कहीं पे उसने लगा दिया ये गैल्वेनोमीटर। बीच में क्या लगा दिया उसने, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। मैं इस तरह लिख देता हूं, इसको जी लिख देता हूं, समझ जाओगे ना। फिजिक्स आपको ज्यादा पता होगी, कौन कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं वो भी आपको पता होंगे। अगर गलती हो तो देख लेना भाई। तो मैं बोल रहा हूं कि इस तरह उसने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, वो डिटेक्ट करता है करंट है कि नहीं है। ठीक है, तो उसने ये पूरा सेटअप बनाया और धीरे धीरे देखना उसने स्टार्ट किया कि भाई ये जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई रहती है वो क्या हो जाती है, वो फ्लक्चुएट होने लग जाती है। उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी है इस रिएक्शन के अंदर, इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अगर बीच में कहीं बल्ब लगा दिया जाए, एक लो वोल्टेज का बल्ब लगा दिया जाए, तो यहां पर वो बल्ब भी ग्लो करने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर ली। क्लियर है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे पहले बनाई गई। और क्योंकि वोल्टा है, ये क्या अलेसांद्रो वोल्टा था, उसने ये सेल बनाया था, उसके नाम पे इस सेल का नाम रख दिया वोल्टाइक सेल। इसको गैल्वेनिक सेल भी बोला जाता है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो बुक के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है जिसके बारे में पढ़ना है पूरा पूरा। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो ये कि यहाँ पर जैसे इसने वोल्टा ने एक सेल लिया था, एक वेसल लिया था। हम क्या करते हैं, दो अलग अलग वेसल्स लेते हैं, दो अलग अलग वेसल्स लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं इस साइड में एक वेसल बना लेता हूं, एक बीकर ले लिया, एक डब्बा ले लिया आपने, और इस साइड में भी एक ये बीकर, एक डब्बा ले लिया। ठीक है, डब्बा किसी चीज का भी ले सकते हो, बस मेटल ऐसी नहीं होनी चाहिए मेटल ही सॉल्यूशन से रिएक्ट करने लग जाए, ऐसी मेटल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉन मेटल लेके चलते हो आप, प्लास्टिक का लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, करेगा काम। और दोनों ही डब्बों के अंदर एक एक सॉल्यूशन ले लिया। कौन कौन सा सॉल्यूशन ले लिया, वही सॉल्यूशन ले लिया जो वोल्टा ने लिया था। कौन सा सॉल्यूशन लिया था वहां पे, सॉल्यूशन लिया पहला तो कौन सा सॉल्यूशन लिया, राइट साइड में तो मैं लेके चल रहा हूं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस साइड में कौन सा सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर का एक्वस सॉल्यूशन था ये। क्लियर है। दूसरे डिब्बे के अंदर क्या लिया है, दूसरे डिब्बे के अंदर हमने ले लिया जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, वो कलरलेस रहता है। ठीक है, इसे ब्लैक से दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है ब्लैक कलर का होता है। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने ZnSO4 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, फिर दोबारा वही काम किया, जिंक सल्फेट के अंदर जिंक की रोड हमने डिप कर दी और कॉपर सल्फेट के अंदर किसकी रोड डिप कर दी, कॉपर सल्फेट, कॉपर की। जिंक सल्फेट के अंदर ये जिंक की रोड मैंने डिप कर दी। क्लियर। और ये कॉपर की रोड डिप कर दी किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे मैं लिख देता हूं जिंक मेटल सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब कॉपर जो रहता है वो ब्लू कलर का नहीं होता, वो कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। इसके बाद दोनों कनेक्ट करना है, चलो दोनों कनेक्ट भी कर देते हैं। एक वायर के थ्रू दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, ये वायर के थ्रू दोनों को कनेक्ट कर दिया। बीच में यहाँ पे आप वोल्टमीटर लगा सकते हैं अगर आपको वोल्टेज चेक करनी है तो। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगानी है लगा सकते हो अगर आपको खाली ये चेक करना है कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये तो हमें पता चल गया कि करंट तो आएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब इनको जैसे कनेक्ट किया, इन वायर्स को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो जैसे आपने कभी किसी सेल को देखा होगा डेली लाइफ के अंदर,
तो सेल के ऊपर ना पॉजिटिव और नेगेटिव लिखे होते हैं। इसी तरह इस सेल के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स है। कौन कौन से पॉजिटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है। तो आप एक वर्ड याद रख लो। कौन सा वर्ड याद रखोगे? वर्ड है अलोन। क्या नाम बोला मैंने? अलोन, ALONE। याद रह जाएगा। अलोन मींस अकेला, लेकिन अभी इसका मतलब चेंज हो जाएगा। इसका मतलब बहुत ध्यान से समझना, क्या मतलब होता है इसका। ए से हम बोल रहे हैं एनोड। ए से हम क्या बोल रहे हैं? एनोड। एल से मैं बोल रहा हूं लेफ्ट। एल से क्या बोल रहा हूं? लेफ्ट। ये एनोड जो था वो लेफ्ट में रहेगा, तो इनमें से लेफ्ट में जो हम रखेंगे वो एनोड रहेगा। एक्चुअल में ये नहीं होता है कि मैंने कॉपर को इधर लेफ्ट में रख दिया तो वो क्या बन गया? हमारा एनोड बन गया। लेकिन जब हम सेटअप बनाएंगे तो हम अपने हिसाब से एनोड को लेफ्ट में लेके चलेंगे। कैसे पता चलेगा वो चीज आपको बता दूंगा। ओ से बनता है ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, वो लेफ्ट में रखा जाता है जब सेल बनाते हैं तो। इसी तरह सेल रिप्रेजेंटेशन जब आती है तब भी इसको कहां रखा जाता है? लेफ्ट में लिखा जाता है। एन से हम लिखते हैं निगेटिव। निगेटिव का मतलब क्या है? कि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव रहता है। कैसा चार्ज रहता है इसके ऊपर? चार्ज नेगेटिव रहता है। और ई से हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो एनोड जो रहता है वो लेफ्ट में रहता है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है और वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड रहता है। याद रह जाएगी ये चीज। इस चीज को एज इट इज नोट कर लेना और इसका मतलब जरूर याद होना चाहिए। ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि अलोन तो बताया लेकिन इसमें पता नहीं है कि ए का मतलब भी क्या है और ई का मतलब क्या है। ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि इस तरह से उस वर्ड को अगर आप याद रख लेते हो तो यहां से ये हुआ कि जो लेफ्ट में मैंने लिखा है, मैंने तो अपने हिसाब से सही लिखा है, मैं आपको गलत क्यों लिख के बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो सही से लिखा है कि भाई लेफ्ट साइड के अंदर जो आ रहा है वो क्या है? एनोड है। इसके अलावा इस पे ऑक्सीडेशन होगा और नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो राइट साइड में जो रहेगा वो कैथोड रहेगा। कैथोड राइट में रहेगा, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। कैथोड राइट में रहता है, उस पर रिडक्शन होता है और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रोड का कुछ अपोजिट नहीं होता है। तो यहाँ पे इस पे लिख देता हूं मैं पॉजिटिव चार्ज है। इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद मैंने बोला कि जिंक और जैसे रिएक्शन होती है तो जिंक का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। लेफ्ट में है एनोड तो जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे होगा भाई? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाना। ठीक है। ऑक्सीडेशन का नंबर बढ़ जाना। तो इसका मतलब ये होगा, मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ये जो इस साइड में लेफ्ट साइड में जो डब्बा आपको दिखाई दे रहा है ये जो है ये पूरे सेल का लगभग हाफ है कि नहीं है? तो इसको एक हाफ सेल बोला जाएगा, इसको एक हाफ सेल बोला जाएगा। ये पूरा अगर एक सेल है तो ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है। इसको हम बोल सकते हैं एनोड हाफ सेल, इसको बोलेंगे कैथोड हाफ सेल। ठीक है। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, या फिर लेफ्ट हाफ सेल, राइट हाफ सेल, इस तरह बोल सकते हो। इसके अलावा आप जो मेटल हम यूज कर चल रहे हैं, जिंक हाफ सेल बोल सकते हैं, उसको कॉपर हाफ सेल बोल सकते हैं। इतना हो गया। तो ये जो हो गया इसको मैं बोलता हूं ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अगर आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है किसके बारे में? रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, तो वहां पर भी ये चीजें इसी तरह ही बताई गई थी। केवल रिवीजन हो रहा है, बहुत नई चीजें नहीं बता रहा हूं आपको मैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल। लेकिन इन चीजों में कोई डाउट भी नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? तो लेफ्ट में जो रहेगा उसको आप एनोड हाफ सेल या फिर ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल सकते हैं। राइट में जो रहेगा उसको रिडक्शन हाफ सेल बोल सकते हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास ये जिंक जो रहेगा इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जिंक पे कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कहां से आ रहा है नेगेटिव चार्ज? चलो देखो समझो इस चीज को। हम बोल रहे हैं जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है? जिंक हमारे पास था सॉलिड स्टेट में, अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो जाता है तो उसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने अलग कर दिए, तो बचेगा क्या? बचेगा Zn2 पॉजिटिव। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? जिंक से Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस तरह से इस पार्ट के अंदर एक तो ये रिएक्शन हो रही है कि जिंक जो रहेगा वो किसमें कन्वर्ट होना चाह रहा है? वो Zn2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होना चाह रहा है। ठीक है। रिडक्शन अगर होगा इस साइड में तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी भाई? यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी कि हमारे पास कॉपर था और कॉपर का रिडक्शन होगा। अब कॉपर नेगेटिव में तो जा नहीं सकता, तो फिर उसका क्या होगा? उसको देख लो कि यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास है कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट के अंदर। अभी एक्वस फॉर्म में था,
बाद में सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो इस साइड में रिडक्शन लग रहा है, ये रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें हो रही है, क्लियर। ये दोनों चीजें अगर हो रही है तो जिंक में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और Zn2 पॉजिटिव अलग हो रहा है। अब यहां से ये जो जिंक की रोड है, यहां से हर एक जिंक का एटम जो रहेगा उसकी क्या टेंडेंसी रहेगी सरफेस पे से कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के यहाँ पे और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। और Zn2 पॉजिटिव तो एक्वस फॉर्म में बन रहा है, मतलब Zn2 पॉजिटिव नीचे आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव। पहले आपके पास नीचे था इलेक्ट्रोलाइट, नीचे क्या था, इलेक्ट्रोलाइट था। ये इलेक्ट्रोलाइट जो था इसके अंदर जिंक पॉजिटिव 2 पॉजिटिव आयंस और सल्फेट के आयंस की कंसंट्रेशन इक्वल थी, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब इसमें जिंक बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट था, नीचे जो सॉल्यूशन होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कैसा चार्ज आता जाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइट कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव आयंस बढ़ते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहां रह गए, इलेक्ट्रॉन रह गए। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन यहां रह गए तो इसका मतलब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। इस साइड देखते हैं, राइट साइड में क्या होता है, हम बोल रहे हैं कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस थे। कहां थे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, रोड के ऊपर थे या फिर इस सॉल्यूशन के अंदर थे, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर थे। कहां पे थे, इस सॉल्यूशन के अंदर थे। तो मैं बोलता हूं कि हमारे पास भाई जिंक के जो कॉपर के जो आयंस थे वो सॉल्यूशन के अंदर थे और वो क्या कर रहे हैं वो मैंने आपको बता ही दिया है। क्या कर रहे हैं भाई, कॉपर के 2 पॉजिटिव आयंस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं उनको इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से ये छोड़ के गया था, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां बचे हुए थे, कहां से आए ये इलेक्ट्रॉन, ये जिंक 2 पॉजिटिव छोड़ गए थे। ये इस मेटल की वायर के थ्रू क्या फ्लो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये जाएंगे इधर, इस रोड के ऊपर आ जाएंगे, इस रोड के ऊपर आ गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन थे, नेगेटिव चार्ज था। तो ये कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा, यहां से इसमें से क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स को छीन सकता है, ठीक है। 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को छीन सकता है ये। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा तो इस रोड के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव जो रहेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन भेजता रहेगा। क्योंकि करंट का फ्लो कब होता है, जब एक पोटेंशियल के अंदर डिफरेंस आता है। जब एक रोड पॉजिटिवली चार्ज है, एक रोड नेगेटिवली चार्ज है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो सकता है। अब देखो एक चीज रह जाती है, रह क्या जाती है कि इलेक्ट्रॉन इस साइड तो तब जाएंगे ना, फ्लो तो तब होगा, इलेक्ट्रिसिटी तब बनेगी जब हमारा सर्किट क्लोज होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी यहां से जाती है और यहीं पे रुक जाती है, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये चीज आपने 10th के अंदर पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज्ड एंड कंटीन्यूअस पाथ। अब ये ना तो क्लोज्ड है ना कंटीन्यूअस है, कमरे के अंदर बंद करने से क्लोज नहीं होगा, ठीक है। जो हमारा पाथ रहता है करंट के फ्लो का, वो कैसा रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का वो कैसा रहना चाहिए, वो क्लोज रहना चाहिए, ऐसे एक रिंग की फॉर्म में बनना चाहिए, बंद रास्ता होना चाहिए, घूम फिर के वहीं वो चीजें आनी चाहिए। ऐसा करने के लिए हम एक यू शेप्ड ट्यूब का यूज करते हैं। यू की शेप में एक ट्यूब लेके चलते हैं और उसको इस तरह से दोनों सॉल्यूशंस के अंदर डिप करा देते हैं, ठीक है। अपना जो यू रहेगा उसको थोड़ा सा मैं राउंड कॉर्नर्स दे देता हूं, उसको ज्यादा शार्प एजेस मत बनाना, ठीक है। ये होगी यू शेप्ड ट्यूब। अब ये तो खाली ट्यूब है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, खाली नहीं रखना है इसको। इसके अंदर भी हम कुछ मटेरियल भरेंगे, केमिकल भरेंगे। कैसा केमिकल भरेंगे, एक इनर्ट मटेरियल भरेंगे। पहली चीज, ये जो यू शेप ट्यूब रहती है, इसका नाम जो लिया जाता है वो बोला जाता है सोल्ट ब्रिज। इसको क्या बोला जाता है, सोल्ट ब्रिज बोला जाता है। इसको हटा दूं मैं, इसको हटा दूं, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूं मैं और इसका नाम जो मैंने लिखा है वो क्या हो गया, सोल्ट ब्रिज। इस सोल्ट ब्रिज को हमें एक ब्रिज तो बन गया, ये सोल्ट कहां है, इसमें एक सोल्ट हम भर रहे हैं। इसके अंदर कौन सा सोल्ट भर रहे हैं, हम एक सोल्ट भर रखे हैं KCl KNO3, ठीक है, K2SO4, ठीक है। आप अमोनियम क्लोराइड फिल कर सकते हैं। देखो कि कौन सा सोल्ट फिल कर सकते हैं, ऐसा सोल्ट फिल करेंगे जिसकी आयनिक मोबिलिटी बहुत अच्छी हो। आयनिक मोबिलिटी मतलब जिसके आयंस बहुत इजीली फ्लो कर पाए। ड्राई स्टेट में फिल नहीं करेंगे, कैसी फॉर्म में फिल करेंगे, मोइस्ट जो स्टेट रहती है, ठीक है, वैसी स्टेट के अंदर फिल करेंगे इसको, ठीक है। जैसे जेली टाइप जो मटेरियल हो जाता है, ना तो वो गीला होता है, ना वो लिक्विड होता है, ना वो सॉलिड होता है, तो वैसा कुछ सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर इनकी कैसी स्टेट लेके चलनी है आपको,
ये सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर आपको लेके चल रहे हैं, सेमी सॉलिड स्टेट में हमको लेके चल रहे हैं। क्लियर है? दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने इनकी कि कौन सा लेके चलेंगे, ऐसा मटेरियल लेके चलेंगे जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज्यादा हो, आयनिक मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सेमी सॉलिड हो, आयनिक मोबिलिटी अच्छी हो। और तीसरी जो कंडीशन आती है कि किसको हम लेके चल सकते हैं, वो आती है कि ये इनर्ट होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट होने का मतलब क्या है भाई, इनर्ट होने का मतलब है कि रिएक्ट ना करेगी। ठीक है, देखो रिएक्शन होने का मतलब भी क्या है, अगर हम बोलता हूं कि वाटर के अंदर आप सोल्ट को डिसॉल्व कर रहे हो तो वो अपने आयंस में टूट रहा है, ये भी एक चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। लेकिन अगर रिएक्शन होगी ना, रिएक्शन होने मतलब क्या है, प्रोडक्ट बन जाएंगे नए। अगर NaCl जो है उसको आप डिसॉल्व कर रहे हो, वो NaOH बना है, तो फिर दोबारा वो टूट जाएंगे, एक्वस फॉर्म के अंदर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि आपने यहाँ पे KNO3 लेके चले, आप बोल रहे हो हम KCl लेके चल रहे हैं, मान लिया KCl तो ZnCSO4 साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर जाएगा, या इसके साथ CuSO4 साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर जाएगा, कर सकता है, मान लेते हैं। लेकिन चारों जो बनेंगे ना, जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास, एक रिएक्शन में करके दिखा देता हूँ कि जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कैसे बनते हैं। मान लेते हैं हम KCl लेके चल रहे हैं और हमने इसकी रिएक्शन करा दी ZnSO4 के साथ, क्या बनेंगे भाई, इससे बनेगा ZnCl2, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दी आपने, और K2SO4, और क्या बनेगा K2SO4। दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, दोनों ही वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होते हैं। इसका मतलब ये प्रोडक्ट अगर बनेंगे भी तो भी घुले रहेंगे, यानी घुले रहेंगे तो आयंस भी अलग अलग रहेंगे। तो जैसे हमें आयंस चाहिए थे वैसे के वैसे आयंस हैं अभी भी। अगर ये KCl टूट भी जाता है, अगर KCl के आयन जो रहते हैं फ्लो करते भी है, तो K पॉजिटिव वाला घूमता रहेगा, Cl नेगेटिव वाला घूमता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे ये प्रोडक्ट बन भी गए, अगर रिएक्शन हो भी गई, तो भी पोटेशियम के आयंस अलग घूम रहे हैं, सल्फेट आयन अलग घूम रहे हैं, जिंक आयन अलग घूम रहे हैं, क्लोराइड आयन अलग घूम रहे हैं, ये तो पहले भी घूम रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई रिएक्शन नहीं बनी, कोई प्रोडक्ट नहीं बना, रिएक्शन को स्टॉप नहीं किया, कोई ऐसा चेंज नहीं आया जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो हमारा जो हमारा सोल्ट बेस रहता है वो कैसा रहना चाहिए भाई, वो इनर्ट रहना चाहिए। ये सोल्ट ब्रिज की कंडीशंस होगी कि किस कंपाउंड को एज ए सोल्ट ब्रिज हम लेके चल सकते हैं। एक आयनिक कंपाउंड लेके चलेंगे जिसकी आयनिक मोबिलिटी अच्छी हो, जो सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर हो, लिक्विड रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, सॉलिड रहेगा तो आयन से नहीं मूव करेंगे, तो सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर हो और केमिकली इनर्ट हो। क्लियर है? इन दो चीजों को नोट करो। सबसे पहली चीज कि सोल्ट ब्रिज जो रहता है वो क्या होता है, यू शेप ट्यूब रहती है जिसके अंदर एक सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर एक आयनिक कंपाउंड, एक इनर्ट आयनिक कंपाउंड भरा होता है जिसकी आयनिक मोबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आप जिलेटिन यूज कर सकते हैं, अगर अगर जो होता है वो यूज कर सकते हैं। ऐसे आटे जैसा कुछ मटेरियल होता है, ऑलमोस्ट व्हाइट कलर का सा ही होता है, उसके अंदर भी आयन जो रहते हैं वो फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, इनर्ट रहता है, रिएक्शन करता नहीं है, तो वो यूज कर सकते हैं। फटाफट सोल्ट ब्रिज की कंडीशंस नोट करो। हो गया भाई? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी कम है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो रोक के इसको। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है बहुत ही बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो हमने सोल्ट ब्रिज यूज किया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट क्या हम पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंस किसका, सोल्ट ब्रिज का, सिग्निफिकेंस ऑफ सोल्ट ब्रिज। क्या सिग्निफिकेंस रहता है? पहला सिग्निफिकेंस तो यही है कि ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, इसके बिना सर्किट कंप्लीट नहीं था। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को देख रहे हो तो किस तरह से रहेगा वो चीज आपको इस सोल्ट ब्रिज के बिना कंप्लीटली फ्लो होती हुई नहीं दिखाई देगी। ठीक है, सर्किट कंप्लीट नहीं था। दूसरी चीज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखता है। मैं लिख देता हूं, जो पहला पॉइंट आया है वो क्या आया है, इट कंप्लीट्स द सर्किट। पहला लिख लेना, कंप्लीट्स द सर्किट। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। देखो अगर हम बात करते हैं ये सॉल्यूशन जो है इसके अंदर क्या होता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। इस साइड में क्या है, इस साइड में नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। नेगेटिव चार्ज कैसे बढ़ेगा भाई, ये Cu2 पॉजिटिव तो जाके डिपॉजिट होने लग रहे हैं, इधर क्या बच रहे हैं, इधर सल्फेट आयन बच रहे हैं। तो एक साइड में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है सॉल्यूशन में, एक साइड में नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूं तो किसी एक जगह के ऊपर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, इसी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी जो है वो बैलेंस नहीं है। अगर ये सोल्ट ब्रिज होगा, अगर ये सोल्ट ब्रिज होगा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उन्हीं को ये कॉपर क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और
यहां से अगर कॉपर यहाँ पे जा भी रहा है तो सल्फेट आयन जो रहेगा उसको कौन बैलेंस करेगा, उसको पोटेशियम बैलेंस कर सकता है। Cl नेगेटिव जो रहेगा वो इधर आ जाएगा इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, जिंक 2 पॉजिटिव के पास। तो हमारे पास क्या रहेगा, पूरा सर्किट जो रहेगा वो काम करता रहेगा और किसी जगह पे ऐसा नहीं रहेगा कि भाई हमारे पास एक साइड में ज्यादा पॉजिटिव एक साइड ज्यादा नेगेटिव है। यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो रहता है उसको बैलेंस करता है, उसको मेंटेन करता है। मैं लिख देता हूं, मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एक और चीज आती है, एक और इसका इंपॉर्टेंस है, मेन तो दो ही फंक्शन है, तीसरा फंक्शन ये है, एक चीज होती है हमारे पास लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है, देखो हमने पहले जो हमारे पास जो वोल्टाइक सेल जो बनाया था उसके अंदर क्या किया था, दो लिक्विड्स आपने अलग अलग फिल कर रखे थे, उनके बीच में एक वॉल लगा रखी थी, है ना। उन वॉल्स के बीच में एक साइड में एक लिक्विड एक साइड में एक लिक्विड है, एक साइड में इसी तरह हो रहा था, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता चला जाएगा, दूसरी साइड में नेगेटिव चार्ज जनरेट होता चला जाएगा, और उनके बीच में जो जंक्शन था जहां पे वो मिल रहे थे वहां पर भी एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अगर हम सोल्ट ब्रिज यूज करते हैं तो वो पोटेंशियल खत्म तो नहीं होगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो तीसरा जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, क्योंकि न्यूट्रलिटी ज्यादा है इस केस के अंदर, तो यहां पे मैं लिखता हूं मिनिमाइजेस, इट मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर है। तो ये सोल्ट ब्रिज का फंक्शन हो जाता है और इस तरह से सारा सारा सेल जो रहता है वो काम करता है। सेल किस तरह से काम कर रहा है, किसी एक साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी एक साइड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और जो रिडक्शन वाला पार्ट होगा वो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा और क्या बना देगा, अपना जो भी रिड्यूस पार्ट रहेगा वो बना देगा। जो ये सोल्ट ब्रिज है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिसबैलेंस हो रही थी यहाँ पे, उसको ये क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। इस तरह से पूरा सेल जो रहता है वो काम करता रहता है। हालांकि कुछ टाइम के बाद ये जो सेल होते हैं डेड हो जाते हैं। क्यों डेड हो जाते हैं, अब ये सोल्ट ब्रिज का हम बोल रहे हैं कि भाई इस साइड में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो पोटेशियम यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ Cl नेगेटिव यहाँ आ जाएगा। एक टाइम पे यहाँ पर आयंस की डेफिशिएंसी हो जाएगी जिसकी वजह से धीरे धीरे इसकी जो पोटेंशियल रहेगा वो गिरता चला जाएगा। हम बोल सकते हैं धीरे धीरे इसमें जो करंट जनरेट करेगा वो कम होता चला जाएगा और एक टाइम पे जाकर ये डेड हो जाएगा। क्लियर, ये रिचार्जेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इतने को नोट करो, इस सिग्निफिकेंस को नोट करो, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। ओके, लास्ट में आता है सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल तो बना लिया हमने, सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोड है, कौन कौन से इलेक्ट्रोड है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, उसमें से कौन सा एनोड रहेगा, कौन सा कैथोड रहेगा, कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है, कौन सी इक्वेशन हो रही है। अगर आप उस चीज को पूरा इस तरह लिखते हो तो आपको इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे केमिकल रिएक्शन केस में होता है, केमिकल रिएक्शन जो होती है एक्चुअल में एक चेंज होता है, उसमें क्या क्या चीजें हो रही है वो चीजें आपको बतानी पड़ती है। लेकिन अगर मैं केमिकल इक्वेशन लिख दूं तो एक ही लाइन में उस पूरी रिएक्शन का हमें जो समरी रहती है वो मिल जाती है कि नहीं। इसी तरह से इस पूरे सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी मैं एक इक्वेशन की तरह से एक लाइन के अंदर कुछ लिखूंगा जिसको हम बोल रहे हैं क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन जो रहेगा उसके अंदर वही लॉ फॉलो होगा जो हमने सेल को बनाते टाइम लिखा था। लॉ था एलोन, यानी कि एनोड लेफ्ट में रहेगा, उस पे ऑक्सीडेशन होगा और वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर है। कैसे लिखा जाता है देख लो, हम बोल रहे हैं कि पहले आप लिखोगे एनोड, एनोड को किधर लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, कैथोड को किधर लिखेंगे, कैथोड को राइट में लिखेंगे और दोनों के बीच में इस तरह से डबल वर्टिकल लाइन लगा देंगे। एनोड को और कैथोड को अलग कर दिया, मिले हुए तो नहीं आपस में, हाँ कनेक्ट किया है हमने, किससे, सोल्ट ब्रिज से और वायर से, इससे कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से हमने बीच में लगा दी है डबल वर्टिकल लाइन। क्लियर। दूसरी चीज, एनोड के ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे इस केस के अंदर जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, तो आप इन दोनों चीजों को लिख के दिखाओगे। मैं लिखूंगा जिंक हमारे पास था सॉलिड स्टेट में, वो कन्वर्ट हो गया Zn2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट के अंदर। कोई दिक्कत इसमें, जो चीज थी वो पहले लिखेंगे, रिएक्टेंट पहले, प्रोडक्ट बाद में। इसी तरह कैथोड पे क्या था, Cu2 पॉजिटिव आयन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, Cu2 पॉजिटिव आयंस थे एक्वस फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो गए कॉपर सॉलिड स्टेट में। एरो नहीं लगाया हमने बीच में, क्या लगाई है, सिंगल वर्टिकल लाइन लगाई है। तो जो आपके पास फिजिकल स्टेट होती है वो आप लिख के दिखाओगे। अगर मान लेते हैं कि आपको कोई सेल दिया हुआ है जिसके अंदर कंसंट्रेशन ही बताई हुई है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन इतनी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे Zn2 पॉजिटिव, ब्रैकेट में लिखोगे 0.01001, जो भी कंसंट्रेशन दे रखी है वो आप लिखोगे यहाँ पे, मोलर जो भी दिया हुआ है। क्लियर। तो
तो इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन की जाती है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने आपको बोला है कि पहले आप एनोड को लिखोगे, उसके बाद आपको कैथोड को लिखना है। एनोड लेफ्ट में, कैथोड राइट में, दोनों के बीच में डबल वर्टिकल लाइन, और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, उनको हम सिंगल वर्टिकल लाइन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अलग अलग कर लेंगे। क्लियर है? बस इतनी ही होती है सेल रिप्रेजेंटेशन, और एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है बोर्ड्स पे। क्लियर होता है कि कई बार इसका आपको सेल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो दी जाती है, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फिर इसको आपको पढ़ना भी आना चाहिए कि भाई ये आपका एनोड है जिसके अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड ZnSO4 के अंदर है, कॉपर की सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर क्या है, कॉपर की रॉड डिप कर रखी है, ये आपका कैथोड है, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ रिडक्शन होगा। अगर मान लेते हैं कि आपको पता है दो मेटल जो दी हुई है कि इनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होती है उसको एनोड बनाया जाता है क्योंकि उसी का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो मोर रिएक्टिव रहेगी उसको क्या बनाया जाएगा, एनोड बनाया जाएगा। क्लियर? इसके बाद चलो देख लेते हैं कि एक क्वेश्चन बताया तो आपको बोला हुआ है कि आपको एक सेल बना के दे रखा है जिसके अंदर एक तो दिया हुआ है आपको सिल्वर, दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, सिल्वर को इसमें डिप कर रखा है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर, AgNO3 एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। दूसरा बोला हुआ है कि जिंक है उसको डिप कर रखा है ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर। इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो। कैसे लिखेंगे भाई इसके लिए सेल रिप्रेजेंटेशन? तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, क्योंकि सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना आप स्टार्ट तब करो जब पहले आपको एनोड का पता होगा। एनोड कौन सा होगा, एनोड इसमें से कौन सा होगा, कौन सा होगा जो ज्यादा रिएक्टिव है। सिल्वर और जिंक में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ये तो हमारे पास लेस रिएक्टिव मेटल होती है ना। कॉपर थोड़ी रिएक्टिव होती है, सिल्वर थोड़ी और कम रिएक्टिव होती है, इनर्ट होती है, गोल्ड और इनर्ट होती है, प्लेटिनम और इनर्ट होती है ना। तो इस तरह लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं किसको, एनोड को। एनोड रहेगी रिएक्टिव मेटल, यानी जिंक आपके पास रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव के अंदर। ठीक है, एक्वस लिख दिया, एनोड का काम खत्म। इसके बाद आपको दे दिया सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट, तो यहां पे होगा रिडक्शन। तो यहां पे मैं लिखता हूं Ag पॉजिटिव एक्वस से कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर सॉलिड के अंदर। ठीक है, बस यही हो जाएगी सेल रिप्रेजेंटेशन। कुछ एक जगह पे आपको अलग भी केसेस मिलेंगे, कुछ एक अलग केसेस मिलेंगे, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप कोई भी डाउट रह जाता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखना है, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो इवन आप जो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दिया है, वहां से आप चेक करके अपने डाउट्स होते हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी कोशिश करूंगा पूरी आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड गुड बाय।